हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से मिल्खा क्लासेस में। दोस्तों आज हम संविधान के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या हैं पहले हम समझते हैं। जिस प्रकार दोस्तों आप अपने जीवन से रिलेटेड अगर कहा जाए कि आप जीने के लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार क्या है मौलिक अधिकार है। उसी प्रकार क्या है मौलिक अधिकार हैं जो कि क्या है हमारे मनुष्य के लिए कहा जाए तो उसके विकास के लिए मौलिक अधिकार क्या है आवश्यक है, ठीक है, या उन्नति व उनकी रक्षा के लिए ये क्या करते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हर देश कुछ नियम कायदों और कानून के आधार पर चलता है। हर देश क्या है हर देश के कुछ नियम या कायदे और कानून होते हैं, ठीक है। इसलिए हर देश में एक संविधान यानी कानून होता है। हमारे देश में भी संविधान है और हमारे संविधान ने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार हैं दिए हुए हैं जो हमारी उन्नति और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है कि समान परिस्थितियों में यदि सरकार भी इसका हनन करती है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम सीधे बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार हमें शांति, समानता और सम्मान से जीने का हक देते हैं। मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ या जाति, धर्म, वंश, ठीक है, रंग या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जा सकता है। कोई भी भारत का नागरिक है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसके आधार पर? जाति, वंश, धर्म, लिंग के आधार पर। तो मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है। आइए जानते हैं कि हमारे मूल अधिकार कौन से हैं। भारत के संविधान के मुताबिक हमारे 6 मूल अधिकार इस प्रकार हैं। मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकारों को वर्ष 1978 में संविधान के भाग 3 से हटा दिया गया। 44वां जो संविधान संशोधन 1978 हुआ था उससे क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसलिए जो वर्तमान समय में कितने 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समानता का अधिकार, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच। समानता या समता का अधिकार एक ही चीज़ है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 के बीच। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के बीच। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 के बीच। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्या है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। 44वां जो संविधान संशोधन 1978 हुआ था उसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है, उसको विधिक अधिकार दे दिया गया था। अब बात करते हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच। समानता का अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित किए गए हैं, ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता के अधिकार को हम समता के अधिकार से भी नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। समानता का अधिकार व समता का अधिकार दोनों क्या है, एक ही है। तो आर्टिकल जो हमारा 14 है, ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता। आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समानता से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात कानून की दृष्टि से सब नागरिक क्या हैं, समान है। सब नागरिक क्या हैं, समान है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर आप भेदभाव निषेध है, ठीक है। तो ये क्यों है? सामाजिक समानता को दर्शाता है। आर्टिकल 15 क्या सामाजिक समानता को दर्शाता है कि जिनके अनुसार राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिक में विभेद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16, लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में क्या है, अवसर की समानता, ठीक है। तो लोक नियोजन के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो लोक नियोजन में अवसर की समानता के संबंध में, जिसके अनुसार राज्य की जो नौकरियों के लिए किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों को क्या दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत।
तो अस्पृश्यता के अंत के बारे में जिसके अनुसार अस्पृश्यता का आचरण करना कानून रूप से अपराध एवं कानूनी रूप से क्या है, दंडनीय होगा। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत से रिलेटेड, जैसे आप किसी को एक नीच की भावना किससे देखते हैं, ठीक है, आप अपने से नीच के लिए मतलब उसकी दृष्टि से देखते हैं, ठीक है ना, तो क्या है, ये एक अपराध है एक कानूनी रूप से, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 क्या, उपाधियों का अंत, ठीक है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के बारे में वर्णित किया है, जिनके अनुसार सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर राज्य अन्य को उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है, अन्य को उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता, केवल शिक्षा से और सेना से संबंधित उपाधियां प्रदान करेगा, ठीक है। ठीक है, तो पहले क्या था, जैसे हम शिक्षा से रिलेटेड अगर बात करते हैं, जैसे डॉक्टर जो हमारे होते हैं आगे डॉक्टर लिख देते हैं, तो शिक्षा से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो इनमें उपाधियां दी क्या है, वो अपने उसके अकॉर्डिंग उनको उपाधि दी जाती है, वो एक शिक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और सेना से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो इनमें क्या होती है, रैंक होती है, जैसे मेजर कर्नल वगैरह जनरल वगैरह, ठीक है ना, तो इनमें रैंक होती है। जैसे अब बात की जाए, जैसे कि किसी को भारत रत्न मिला, ठीक है, तो वो ये नहीं लिखेगा कि भारत रत्न सीवी रमन, ठीक है, इस तरीके से आगे नहीं लिख सकता है, ठीक है। तो ये उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आर्टिकल जो 19 है वो क्या कहता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का ए में जो कि कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना पाने की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जिनके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन की भी क्या है, आज़ादी है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की आज़ादी है, ठीक है। 19 के बी में कहा गया कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कथित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, वहाँ आप हथियार नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। या 19 के सी में कहा गया किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है, आप संघ बना सकते हैं, ठीक है। 19 के डी में देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 के एफ में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो 19 ए बी सी डी, ठीक है, और एफ। अपराधों के लिए बात करते हैं, आर्टिकल जो 20 हमारा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के अनुसार भारत के जो नागरिक हैं को अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण दिया गया, क्या दिया गया, संरक्षण। इसके अनुसार व्यक्ति किसी अपराध के लिए जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता है तब तक उसे क्या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। एक अपराध के लिए उसे एक ही बार दंड दिया जाएगा, ना कि अनेक बार, ठीक है। तो कहा भी गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। अपराधी जो होगा वो केवल तत्कालीन कानूनी उपबंध के तहत उसे सजा मिलेगी, जो कानून हो गए कानून के तहत उसे सजा मिलेगी। किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी नागरिक है उसे गवाही देने के लिए न्यायालय में क्या नहीं किया जाएगा, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भारतीय नागरिकों की जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण करता है, इसके तहत किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसे क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है इसमें। आर्टिकल 21 के ए में जो है बताया गया है कि मूल अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और 86वां संविधानीय संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके तहत इसको ऐड किया गया था आर्टिकल 21 के ए, ठीक है। बंदीकरण की संरक्षण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 22। कुछ दशाओं में क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार करने का क्या उसे कारण बताना पड़ेगा कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया। बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अगले 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है दोस्तों। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का भी उसे अधिकार होगा, ठीक है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ठीक है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। आर्टिकल 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका कि इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, यहाँ तक कि सरकार भी देश के किसी भी नागरिक का शोषण नहीं कर सकती है। पहले हमारे देश में बेगार बाल श्रम की क्या थी? एक प्रथा थी, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार से मिली शक्ति के कारण इस कुरीति का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। ठीक है। क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। अब कोई भी 14 वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री में भी, घरों में या काम पर नहीं रख सकता है। ठीक है। 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है। ये आर्टिकल हमारा कौन कहता है? 24 कहता है कि कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन पर रोक लगाई गई, जिनके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता दोस्तों। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को रखा गया है। इसके बारे में जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 25 से 28 के बीच वर्णित है। ये आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से में यह सुनिश्चित किया गया कि देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। वो किसी भी धर्म पर विश्वास रख सकता है और धर्म का प्रचार भी कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का यही अधिकार सिख धर्म को भी मानने वाले लोगों के लिए क्या है? कृपाल रखने की आज़ादी देता है। ठीक है। यही एक धार्मिक जो स्वतंत्रता दी गई है कि जो सिख धर्म वाले होते हैं लोग, वो कृपाल रखते हैं। ठीक है। यही क्या है? कृपाल रखने की उनकी आज़ादी देता है। ठीक है। ये आर्टिकल। ठीक है। इसी में आता है कि किसी भी धार्मिक संस्था, संगठन या संस्था की अभिवृद्धि का अधिकार। ठीक है। इसी के तहत धार्मिक चंदे आदि का संकलन भी किया जाता है। कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान जो धार्मिक शिक्षा या पूजा प्रार्थना में शामिल होने या न होने की स्वतंत्रता भी मिली है। तो आर्टिकल जो 25 है हमारे, प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म मानने का या धर्म का प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि नागरिकों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक समुदाय की संस्थानों को क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 27 क्या है? नागरिकों को किसी धर्म, यानी धार्मिक के लिए ना, नागरिकों को किसी धर्म संप्रदाय को बढ़ाने में लगाई गई जो राशि है उस पर क्या है? कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है। बाध्य नहीं होगा कर देने के लिए, उस पर टैक्स जो है उस पर बाध्य नहीं किया जाएगा किसी प्रकार से। आर्टिकल 28 क्या है कि राज्य के शिक्षण निकायों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो शिक्षण संस्थान है कि विशेष धर्म की उसमें शिक्षा दी जाएगी, तो उस शिक्षण संस्थान में क्या है? किसी शिक्षा विशेष धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक। कुछ शिक्षण संस्थान। ओके। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच ये रखे गए हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति विशेष की रक्षा करने और उनकी उन्नति करने का अधिकार है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है? दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के बारे में। तो अल्पसंख्यक जो वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, जिनके अनुसार किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी सांस्कृतिक सुरक्षा रखने या भाषा या लिपि बचाए रखने का क्या पूर्ण एक प्रकार का क्या है? अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जैसे अल्पसंख्यक जो वर्ग के नागरिक हैं उनको शिक्षा संस्थानों की उनके लिए स्थापना की जाए और प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 हो गया और 30 हो गया, और 31 आना चाहिए। तो 31 क्या आपको मैंने बता दिया कि संपत्ति का जो अधिकार है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे क्या है? हटा दिया गया और उसे भाग 12 के आर्टिकल 301 के तहत उसे रख दिया गया वहाँ पर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 32 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 32 भारत के नागरिकों के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 से 32 के भारत के नागरिकों के लिए संवैधानिक क्या उपचारों का अधिकार है। तो उसमें क्या है कि अगर व्यक्ति किसी भी अधिकार का हनन करता है
ठीक है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, इन संवैधानिक उपचारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को विस्तार से इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस अधिकार के अनुसार कोई भी नागरिक जो है मौलिक अधिकार को हनन होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया। और बात की जाए कि संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा की इसे संज्ञा भी दी थी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के सामने क्या करना पड़ेगा, आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, यदि उस व्यक्ति को गलत तरीके से अथवा गैर कानूनी ढंग से आपने गिरफ्तार किया तो न्यायालय व्यक्ति को तुरंत छोड़ने के आदेश दे सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं परमादेश के बारे में कि परमादेश क्या है। तो हम एक बात बिल्कुल इसे संक्षेप में बताना चाहेंगे कि इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर तैनात रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, ठीक है, सार्वजनिक पद पर है, पदाधिकारी है, वो अपने कानून एवं कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो इस केस में कोर्ट जो है परमादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ताकि वो पदाधिकारी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सके। ठीक है दोस्तों, निषेधाज्ञा के बारे में अगर बात करें तो निचली अदालत जो है, निचली अदालत जो आपकी ऊपरी अदालत होती है कि निचली अदालत होती है, तो ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट, ठीक है, निषेधाज्ञा उस परिस्थिति में जारी किया जाता है कि जब वो यह देखती है कि कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही है, इसे निषेधाज्ञा प्रतिषेध लेख भी कहते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं ऊपरी अदालत क्या कर देती है, रोक लगा देती है। ठीक है, अधिकार परीक्षा के बारे में बात करते हैं। न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश उस परिस्थिति में जारी करता है जब उसे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर उसका कानूनी हक ही नहीं है, तब न्यायालय उस व्यक्ति को काम करने से रोक देता है। ठीक है, उसकी संवैधानिक जांच भी हो सकती है अधिकार परीक्षा आदेश के तहत। ठीक है, उत्प्रेषण रिट क्या होती है, यदि किसी मामले में निचली अदालत द्वारा निर्णय दे दिया गया और वह मामला ऊपरी अदालत में विचाराधीन हो तो कोर्ट क्या करती है, निचली अदालत के आदेश या निर्णय को रखने के लिए उत्प्रेषण, ठीक है, रिट जारी करती है। ठीक है, समझ में आया ये आपको कि कोर्ट क्या करती है, ऐसे केसेस को सीधे सीधे ऊपरी अदालत में क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है एक तरीके से। ठीक है, जब कोर्ट यह नोटिस जारी करता है कि निचली अदालत या सरकारी अधिकारी ने बिना अधिकार के कोई कार्य किया है, ठीक है, उसके पास वो अधिकार नहीं था लेकिन उसने क्या किया, उसने अधिकार के तहत क्या किया, उसने कार्य किया, ठीक है, बिना अधिकार के, तो क्या करती है ऐसे केसेस में सीधे सीधे ऊपरी अदालत उत्प्रेषित यानी ट्रांसफ़र कर देती है केस को। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई है, तो अब मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों।